सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू रेनबो इट जोन। तो आज नेक्स्ट क्लास जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द टाइम वर्ड्स। उसमें भी हम टाइम वर्ड की ही बात करेंगे। लाइक इन द प्रीवियस क्लास हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े। सबसे पहले हमने एक्शन आईएनजी पढ़ा। एक्शन आईएनजी में हमने बात की व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन, जब कोई काम चल रहा है देन वी यूज एक्शन प्लस आईएनजी। फिर उसके बाद हमने बात की एक्शन थर्ड फॉर्म की। एक्शन थर्ड फॉर्म यानी कि जब कोई काम खत्म हो चुका है, कोई काम खत्म हो गया है, देन वी यूज एक्शन थर्ड फॉर्म। तो ये तो आपको स्टार्टिंग की क्लासेस थी, क्लियर होगा। उसके बाद फिर हमने बात की अबाउट द टाइम वर्ड्स, जिसमें हमने सबसे पहले प्रेजेंट कंफर्मेशन के लिए पढ़ा डू और डज, यानी कि जब कोई काम हमारी लाइफ में शामिल है और हमें पता करना है प्रेजेंट में कि ये काम आप करते हैं या नहीं करते हैं। इट मींस वी हैव टू कंफर्म फॉर द प्रेजेंट, देन वी यूज डू एंड डज। तो हम लोग डू और डज का यूज करते हैं। इसके अलावा फिर हमने बात की पास्ट कंफर्मेशन के लिए, यानी कि ये काम आपकी लाइफ में शामिल था या नहीं था, देन वी यूज डिड। तब हम लोग डिड का यूज करते हैं यानी कि फॉर द पास्ट कंफर्मेशन। तो अभी तक आपने चार चीजें पढ़ी हैं, एक्शन आईएनजी, एक्शन थर्ड फॉर्म, डू डज और डिड। ये चार टॉपिक्स थे। तो आज हम लोग फ्यूचर की बात करेंगे। भाई अभी तक हमने प्रेजेंट पढ़ लिया, पास्ट पढ़ लिया, अब हम फ्यूचर की बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे बताइए कि कैसे हैं आप लोग, हाउ आर यू। अब तो आपको ध्यान होगा, आंसर आपने काफी बार दिया है और आई थिंक आप 2 या 3 दिन से बोलने की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं लगातार। तो बताइए कैसे आप लोग, हाउ आर यू। यस, आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। क्या बोलेंगे, आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। तो मैं भी ठीक हूँ, आई एम आल्सो फाइन। अब बताइए आपकी लाइफ कैसी है, हाउ इज योर लाइफ। कल ही बताया था डेट वाले टॉपिक में। तो हाउ इज योर लाइफ, इट्स फैंटास्टिक, वेरी गुड, इट्स फैंटास्टिक। एंड योर्स लाइफ, मुझसे पूछेंगे एंड योर्स लाइफ, तो मेरी लाइफ भी बढ़िया है, माय लाइफ इज आल्सो फैंटास्टिक। अगर आपने बोला है तो बहुत अच्छी बात है, इट मींस आपको अच्छे से समझ में आ गया है और आपकी टंग पे वो सेट हो चुका है। अगर नहीं बोला है तो प्लीज बोलना स्टार्ट कर दीजिए। तो आज इसकी बात करने जा रहे हैं विल की। चलिए, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि भैया थोड़ी थोड़ी इंग्लिश तो आप बोलना सीख ही गए हैं। तो ये बात सुन करके अच्छा लग रहा होगा आपको। कभी कभी ऐसा होता है हम किसी की बात सुनते हैं देन वी से कि भाई ये बात सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। जैसे कि आप कभी बैठे हैं किसी के साथ में तो अक्सर आप ऐसे बोलते हैं ना कि भाई उसने मुझे आकर के ये बात बताई और मुझे ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो सुनकर बहुत अच्छा लगा तो उसके लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट साउंड्स गुड। क्या बोलते हैं, इट साउंड्स गुड। गुड, गुड नहीं, गुड। क्या बोलते हैं, गुड। तो बोल करके देखिएगा, इट साउंड्स गुड। कोई बात सुनकर अच्छी लगी है, देन वी से। अगर कोई बात सुनकर मजाक जैसी लगी, अरे यार क्या अगर मजाक जैसी बातें कर रहे हो, तो बोलते हैं इट साउंड्स फनी। ओके, मजाक जैसी लग रही है, इट साउंड्स फनी। कोई बात सुन के बहुत ज्यादा अटपटी सी लगी, ऐसा लगता है अरे यार कैसी अटपटी बातें कर रहे हो, ठीक है, तो वो 4 मंजिल से कूद गया, ऐसा पॉसिबल है क्या। तो इट साउंड्स क्रेजी। क्या बोलते हैं, इट साउंड्स क्रेजी। और कोई बात अगर सुन के बुरी लग जाए तो इट साउंड्स बैड। जैसे कि मैंने कहा कि यार वो था, उसकी पता है डेथ हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरी तरीके से और उसकी डेथ हो गई। तो मैंने कहा यार सुनकर बहुत बुरा लगा, तो इट साउंड्स बैड। बोल करके देखिएगा, इट साउंड्स बैड। तो इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, तो ये बातें हैं जरूरी, हम कैसे अपनी बातों को आगे बढ़ाएं ये हम लोग सीख रहे हैं। तो आज हम लोग फ्यूचर कंफर्मेशन की बात करेंगे, यानी कि कोई काम लाइफ में शामिल है, अब हमें कंफर्म करना है फॉर द फ्यूचर। तब हम लोग यूज करते हैं विल का। किसका, विल। अब इसमें 2 वर्ड आपने सुने होंगे हमेशा, एक विल और एक शैल। लेकिन शैल का यूज नहीं होता है, फिलहाल नहीं करना है आपको फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर में आप लोग केवल एक ही वर्ड का यूज करेंगे फिलहाल, दैट इज विल। केवल विल का यूज करेंगे आप। ओके, तो समझिएगा। अब हम लोग बोलते हैं कि भाई केवल विल का यूज करना है फिलहाल आपको, शैल का यूज नहीं करना है। और
इस बात की गांठ बांध लो। तो इंग्लिश में बोलते हैं मेक अ पॉइंट ऑफ इट। क्या बोलते हैं? मेक अ पॉइंट ऑफ इट। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा बोलने में, तो मैं इसको इजी कर देता हूँ आपके लिए। आप इसको बोल सकते हैं मेक इट अ पॉइंट। अब तो आसान हो गया। तो आप बोलेंगे मेक इट अ पॉइंट। क्या बोलेंगे? मेक इट अ पॉइंट, यानी कि इस बात की गांठ बांध लो। मेक इट अ पॉइंट। तो क्या गांठ बांधनी है आपको? कि विल का यूज होगा, केवल शैल का यूज फिलहाल आपको नहीं करना है। बहुत आसान सा है। देखिए डू डज में थोड़ा सा ट्रिक था कि हमने डज में ईएस लगाना था। अगर थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो ऐसे ईएस का यूज करना था। नेगेटिव में यूज नहीं करना था। ये छोटा सा एक उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था, एक ट्रिक। उसके बाद हमने पास्ट के बारे में पढ़ा। पास्ट में हम लोगों को डिड का यूज करना था। ओके, उसमें सेकंड फॉर्म लगानी थी आंसर में। और जब नेगेटिव होगा तो सेकंड फॉर्म नहीं यूज करनी थी। लेकिन फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्यूचर बहुत सिंपल है। आपको केवल विल का यूज करना है और कोई भी फॉर्म यूज नहीं करनी होती है। तो चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ये आपने लिख लिया है, इट साउंड्स गुड। कोई बात सुनकर अच्छी लगती है तो इट साउंड्स गुड बोलते हैं, बुरी लगती है इट साउंड्स बैड बोलते हैं। देखिए मैं बार बार रिपीट आपको करता हूँ, क्यों? ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप बार बार सुने, उसको बोलें, कभी तो आपके मन में आएगा कि मैं बोलूंगा। तो जिस दिन बोलना शुरू कर देंगे उस दिन से आना शुरू हो जाएगी। तो इसको केवल बोलना है। जब किसी की बात अच्छी लग जाए तो बोल दीजिए इट साउंड्स गुड, सुनकर अच्छा लगा। बुरी लग जाए तो बोल दीजिए इट साउंड्स बैड, सुनकर बुरा लगा। दीज आर द वर्ड्स। सो नाउ विल सिंपल सा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि क्वेश्चन हमेशा सेकंड पर्सन से या फिर थर्ड पर्सन से पूछा जाएगा। और आंसर कौन देगा हमेशा? या तो फर्स्ट पर्सन देगा या फिर थर्ड पर्सन देगा। तो अगर क्वेश्चन सेकंड पर्सन से पूछा जाएगा तो आंसर फर्स्ट पर्सन देगा, और अगर क्वेश्चन थर्ड पर्सन से पूछा जाएगा तो आंसर थर्ड पर्सन देगा। ओके, तो हमारा फॉर्मेट क्या बनता है? विल यू एक्शन। जैसे कि हमने एक एक्शन ले लिया, फिर से वही वाला अपना पुराना प्ले। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? विल यू प्ले? क्या आप खेलेंगे? विल यू प्ले? तो आंसर क्या देंगे? आई विल प्ले, यानी कि मैं खेलूंगा। नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले। क्या बोलेंगे? आई विल नॉट प्ले, यानी कि मैं नहीं खेलूंगा। फ्यूचर की बात हो रही है तो कंफर्मेशन फ्यूचर में कर रहे हैं। अब थर्ड पर्सन से क्वेश्चन किया कि क्या वह खेलेगा? क्या वो खेलेगा? वो एक लड़का है तो क्या वो खेलेगा? तो विल ही प्ले। क्या बोलेंगे? विल ही प्ले। आपने आंसर दिया यस, वो खेलेगा तो ही विल प्ले। क्या बोलेंगे? ही विल प्ले। और नहीं खेलेगा तो ही विल नॉट प्ले। पहले ध्यान दीजिएगा, ये बिल नहीं है। ओके, इसको ऐसे नहीं बोलना है आपको। कैसे बोलना है? विल। ये वाला वाल लगाइए। ओके, तब आप बोलिएगा विल। क्या बोलेंगे? विल। बोल करके देखिएगा एक बार, विल। तो मैं एक एक्शन लेता हूं आपके लिए। सपोज करिए हमने एक एक्शन लिया सिंपल सा, वॉच टीवी। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि क्या आप टीवी देखेंगे? क्वेश्चन करिए, विल यू वॉच टीवी? ओके, क्या बोलेंगे? विल यू वॉच टीवी? अब आपने कहा कि मैं टीवी देखूंगा, तो आंसर क्या होगा आपका? आई विल वॉच टीवी। नहीं देखूंगा तो आई विल नॉट वॉच टीवी। मैंने कहा कि क्या वो टीवी देखेगा? विल ही वॉच टीवी? आपने कहा यस, वो टीवी देखेगा तो ही विल वॉच टीवी। नहीं देखेगा तो ही विल नॉट वॉच टीवी, यानी कि वो टीवी नहीं देखेगा। क्लियर हो गया होगा? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। सो अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक पॉसिबिलिटी आती है इसमें कभी कभी। लेकिन मैंने आपसे कहा कि क्या आप दिल्ली जाएंगे? तो क्वेश्चन क्या बनेगा? देखिएगा, विल यू
go to Delhi? Will you go to Delhi? ये क्या बन गया? क्वेश्चन। ओके, अब इसका आप आंसर देंगे, तो आंसर क्या बनेगा? आपने कहा कि यस मैं दिल्ली जाऊंगा, तो क्या होगा? आई विल गो टू दिल्ली, यानी कि मैं दिल्ली जाऊंगा। आई विल गो टू दिल्ली। और नहीं जाऊंगा तो नेगेटिव, आई विल नॉट गो टू दिल्ली, यानी कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। लेकिन फ्यूचर में हम लोग कभी कभी इस तरीके से भी बोल देते हैं कि मैं दिल्ली शायद जाऊंगा। तो जब भी आप बात करेंगे शायद की, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो चांसेस है वो बहुत कम हो गए उसके जाने की। तो कितने परसेंट चांसेस है? केवल 80%। तो जब भी किसी भी काम को करने के 80% चांसेस हो, तब हम लोग यूज करते हैं मे। क्या यूज करते हैं? मे। ओके, तो हम लोग बोल रहे हैं कि मैं दिल्ली शायद जाऊंगा, यानी कि यहाँ पॉसिबिलिटी कम है, चांसेस बहुत कम है। देन वी से आई मे गो टू दिल्ली। ये किसी भी काम को करने के लिए हो सकता है, तो आप क्या बोलेंगे? आई मे गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली शायद जाऊंगा। यहाँ पे चांसेस कम है, तो आपने बोल दिया आई मे गो टू दिल्ली। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जब चांसेस और ज्यादा कम हो जाए, यानी कि चांसेस हो जाए 20% केवल। जैसे कि सपोज मैंने कहा कि मैं दिल्ली शायद ही जाऊंगा। अभी तक मैं क्या बोल रहा था? मैं दिल्ली शायद जाऊंगा। अब मैंने क्या बोला? मैं दिल्ली शायद ही जाऊंगा, मतलब यहाँ पे चांसेस और ज्यादा कम हो गए। तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं माइट का। किसका? माइट। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? माइट। ओके, तो आपने कहा कि मैं दिल्ली शायद ही जाऊंगा, तो आपका आंसर क्या होगा? आई माइट गो टू दिल्ली। मैं दिल्ली शायद ही जाऊंगा, आई माइट गो टू दिल्ली। आप सपोज करिए जब नेगेटिव मतलब 0% है तो विल नॉट आ गया, सिंपल सा। 100% है तो विल का यूज कर रहे थे, वो तो हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पर हमने कहा कि विल यू गो टू दिल्ली, तो आपने आंसर क्या दिया था? यस मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली। तो ये 100% चांसेस है। जब मैंने आपसे कहा कि नहीं, नेगेटिव में आंसर देना है, तो आपने क्या कहा? आई विल नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। वो नेगेटिव चांसेस हो गए आपके। लेकिन अगर मान लीजिए चांसेस कम हो जाते हैं, भाई ये तो 100% और 0% की बात थी, लेकिन अब चांसेस मिडिल में भी तो हो सकते हैं ना। तो अगर चांसेस कम हो जाएंगे, तो अगर 80% चांस की बात आ रही है तो मे का यूज होगा, अगर 20% चांसेस है तो माइट का यूज होगा। सिंपल सा मतलब शायद और शायद ही। अब मैंने सपोज आपसे पूछा कि क्या आप टीवी देखेंगे? अब मैं आपसे सारे के सारे पूछने वाला हूं, तो पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने कहा कि क्या आप टीवी देखेंगे? विल यू वॉच टीवी? अब आपको आंसर देना है सबसे पहले 100% में कि यस मैं टीवी देखूंगा। आंसर दीजिएगा। तो आपने बोला होगा आई विल वॉच टीवी, यानी कि मैं टीवी देखूंगा। अब आपको मना करना है, यानी कि चांसेस हो जाएंगे 0%, तो बोलिएगा आई विल नॉट वॉच टीवी। अगर ये बोला है तो बिल्कुल सही है। अब आपको बोलना है कि मैं टीवी शायद देखूंगा, तो आई मे वॉच टीवी, यही बोलना था। अगर ये बोला है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब मैंने बोला कि मैं टीवी शायद ही देखूंगा, आई माइट वॉच टीवी, दिस वन इज करेक्ट। अगर आपने ये बोले हैं चारों तो बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब टॉपिक आपको 100% क्लियर हो चुका है। सिंपल सा टॉपिक है। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। मैंने कहा कि क्या वो इंग्लिश बोलेगा? विल ही स्पीक इंग्लिश? यहाँ थर्ड क्वेश्चन की बात हो रही है।
विल ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलेगा? अब आपको बोलना है कि वो इंग्लिश शायद बोलेगा, बोलिएगा ही मे स्पीक इंग्लिश। ओके, यही करेक्ट है, ही मे स्पीक इंग्लिश। अब मैंने कहा कि वो इंग्लिश शायद ही बोलेगा, तो ही माइट स्पीक इंग्लिश। अब मैंने कहा कि वो इंग्लिश नहीं बोलेगा, ही विल नॉट स्पीक इंग्लिश। अब मैंने कहा कि यस वो इंग्लिश बोलेगा, 100% चांसेस हो गए, तो ही विल स्पीक इंग्लिश। चलिए, अगर आपने बोला है, अगर यही बोला है तो आपको टॉपिक क्लियर है। तो अगर चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट, अब कुछ फ्रेजेस जो मैं आपको हर बार बताता हूँ कुछ ना कुछ, और हर बार मैं आपसे बोलता हूँ कि इनको ब्रैकेट कर लीजिए, कीप इट इन द बॉक्स, हर बार बोलता हूँ इनको बॉक्स में कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता कर रहा हूँ, देखिए कुछ फ्रेजेस ऐसी होती हैं, लाइक अभी आप लोगों ने बात करना सीखी है, आप किसी से कंफर्मेशन दे पाएंगे, उसको कंफर्म कर पाएंगे प्रेजेंट में। आपको पूछना है कि भाई क्या तुम टीवी देखते हो, आप पूछ सकते हैं, इजीली डू का यूज होगा। क्या वो टीवी देखता है, आप पूछ सकते हैं, डज का यूज होगा। अब मैंने पूछा कि क्या तुमने टीवी देखी थी, पास्ट के लिए पूछा, तो ये भी आपको पता है कि डिड का यूज होता है, डिड यू वॉच टीवी। अब मैंने पूछ लिया, सपोज करिए कि क्या तुम टीवी देखोगे, मैंने फ्यूचर के लिए पूछ लिया, तो क्या हो गया, विल यू वॉच टीवी। अब आपको ये भी पता चल गया। अब यहाँ पे बात क्या आ रही है, शायद और शायद ही वाली आ रही, कि शायद टीवी देखूंगा तो मे का यूज करेंगे, शायद ही देखूंगा तो माइट का यूज करेंगे, देखूंगा तो विल का यूज करेंगे। अब ये सब बातें तो करना सीख गए आप। इसके अलावा आप ये भी सीख गए कि हम किसी से मिलते हैं तो उसे ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उसके बाद हाउ यू बोला, उसका आंसर देना सीख गए। तो क्या आंसर था, आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू, वो भी आपने सीख लिया। इसके अलावा आपने सीखा हाउ इज योर लाइफ, आपकी लाइफ कैसी है, ये भी आपने समझ लिया, माय लाइफ इज फैंटास्टिक एंड योर्स लाइफ। ओके, तो यहाँ तक तो क्लियर है। अभी मैंने एक नया बताया, इट साउंड्स गुड, कोई बात सुन के अच्छी लगी तो भाई इट साउंड्स गुड, तुम तो इंग्लिश बोलना सीख गए हो, तो ये भी सीख गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बातें करते 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 हम लोगों के बीच में कुछ फ्रेजेस भी आ जाती हैं जो हम लोग अक्सर बोलते हैं। ओके, जैसे कि कभी कभी हम लोग बोल देते हैं कि भाई ये बच्चों का खेल नहीं है, इस तरीके से बोल देते हैं। कभी कभी हम लोग बोल देते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है। ओके, तो इस तरीके के फ्रेजेस हम लोग कभी कभी बीच में यूज करते हैं। तो इनके लिए कुछ अलग से सेंटेंसेस बोले जाते हैं, कुछ अलग से फ्रेजेस बनाई जाती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनको ध्यान से देखिएगा। हम लोग सबसे पहला हम लोग बोलते हैं ये बच्चों का खेल नहीं है, किसी भी काम को लेकर के। जैसे कि सपोज करिए कोई बहुत डिफिकल्ट काम है, ओके, अब उस काम को केवल आप कर पाते हैं। अब कोई आपसे कह रहा है कि भाई मैं भी करूंगा, तो आपने कहा कि रहने दे भाई, तुम मत कर, ये बच्चों का खेल नहीं है। तो आपने बोला कि तू मत कर, ये बच्चों का खेल नहीं है, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट्स नॉट अ केक वॉक। क्या बोलते हैं, इट्स नॉट अ केक वॉक, यानी कि ये बच्चों का खेल नहीं है भाई, तुम मत करो। क्या बोलेंगे, इट्स नॉट अ केक वॉक। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, एक आ रहा है केक, एक आ रहा है वॉक। वॉक मीन्स होता है चलना, ये आपको पता है, वॉक मीन्स चलना, और केक तो वही होती है जो आप खाते हैं, दैट इज केक। तो केक होती है खाने वाली और वॉक होता है चलना। तो अब यहाँ पर सेंस क्या आ रहा है, केक के ऊपर चलना। जैसे सपोज करिए इंडिया में बहुत सारे तीर्थ स्थल जहाँ पे हम जाते हैं, हमें बहुत सारा बहुत लंबे मतलब बहुत ज्यादा दूरी तक चलना पड़ता है और बहुत ज्यादा चलना पड़ता है। तो उस टाइम पे अगर सपोज करिए कि पूरे रास्ते में केक बिछा दी जाए तो चलना आसान हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर केक बिछी होगी तो हम फिसल जाएंगे। अरे केक बिछानी है, केवल उसके ऊपर क्रीम थोड़ी लगानी है, आप तो पूरे मजे लेने लग गए। ठीक है, तो भाई केक और क्रीम पूरा मिल जाए तो मैं खा जाऊँ रास्ते में, फिर चलेंगे कहाँ, फिर तो लेट के चलेंगे, उसको खाते ही हुए। भाई मैं केवल ब्रेड की बात कर रहा हूँ, जो ब्रेड होती है उसको केक बोला जाता है, जैसे ब्रिटानिया इनकी केक आती है, सो दैट इज कॉल्ड अ केक। तो हम केक की बात कर रहे हैं, अगर पूरे रास्ते में केक बिछा दी जाए, ओके, क्योंकि केक कैसी होगी, स्पंज गद्दे टाइप की होगी, तो उस पर चलना आसान हो जाएगा। भाई हम जमीन पे चल रहे हैं और हम गद्दे पे चल रहे हैं, दोनों में चलना आसान है। तो यहाँ पर सेंस वही है कि इट्स नॉट अ केक वॉक, मतलब कि ये केक पर चलने जैसा नहीं है। तो सेंस क्या आ रहा है कि ये बच्चों का खेल नहीं है।
तो इस तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं। तो आज के बाद जब भी आपको बोल रहे हैं कि बच्चों का खेल नहीं है, तो आपको याद क्या करना है, केक याद करनी है, केक पर चलना याद करना है, आपको तुरंत ये याद आ जाएगा। सिंपल सा है, इट्स नॉट अ केक वॉक। बोल करके देखिएगा एक बार, इट्स नॉट अ केक वॉक। ओके, अब इस बात की गांठ बांध लो, ध्यान रखना है। ये अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको, क्या बोलते हैं, मेक इट अ पॉइंट। क्या बोलेंगे, बोल करके देखिए, मेक इट अ पॉइंट। ओके, अभी थोड़ी देर पहले बताया तो याद होगा, मैंने आपको बताया था। तो मेक इट अ पॉइंट मतलब इस बात की गांठ बांध लो। क्लियर है? अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है, क्लियर है। तो आई थिंक फिर मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, फिर उसमें काफी लिख जाता है। तो चलिए, आप ये समझ गए, इट्स नॉट अ केक वॉक, ये बच्चों का खेल नहीं है। नेक्स्ट है कि देखिए, मैं बार बार आपसे क्या कह रहा हूँ कि मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आप ये नहीं सोच सकते कि मेहनत नहीं करेंगे और इंग्लिश आ जाएगी, ऐसे नहीं आ जाएगी, क्योंकि सब कुछ मैं आपको पका पकाया नहीं दूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेहनत आपकी रहेगी। ओके, करनी पड़ेगी आपको। तो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आई विल नॉट, क्योंकि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें पका पकाया नहीं दूंगा। नहीं दूंगा मतलब बात हो रही है फ्यूचर की। ओके, तो फ्यूचर में कंफर्मेशन में वो नेगेटिव आंसर दे रहा है, मना कर रहा है। तो आप बोलेंगे आई विल नॉट गिव यू। गिव होता है देना। अब इतना सेंटेंस तो आपको वैसे ही क्लियर होगा, आई विल नॉट गिव यू, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जैसे किसी ने कहा कि भाई मुझे अपना पेन दे दो, ओके, आपने कहा मैं नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव यू पेन। सिंपल सा है। तो वही वाला सेंटेंस है, आई विल नॉट गिव यू। अब यहाँ पे हम एक वर्ड लगा देते हैं, दैट इज कट एंड ड्राइड। पका पकाया मतलब है, कट माने होता है कटा हुआ, और ड्राइड मीन्स होता है सूखा हुआ। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें कटा हुआ और सूखा हुआ नहीं दूंगा। ठीक है, तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। तुम्हें मान लीजिए धनिया कटा हुआ मिल गया और सूखा भी मिल गया, अब तुम आराम से उसको यूज कर रहे हो, तो वैसा तुम्हें नहीं मिलेगा। समझ में आ गया आपको? तो मैंने कहा आई विल नॉट गिव यू कट एंड ड्राइड। ये क्या है? ड्राइड। ओके, तो आई विल नॉट गिव यू कट एंड ड्राइड। आई विल नॉट गिव यू कट एंड ड्राइड। आई विल नॉट गिव यू कट एंड ड्राइड। अब बोल के देखिए, पहले ये वाला बोलिए, ये बच्चों का खेल नहीं है, बोलिए इट्स नॉट अ केक वॉक। अब ये वाला बोलिए, मैं तुम्हें पका पकाया नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव यू कट एंड ड्राइड। ओके, आप ये बोलते हैं कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। छोटे के बच्चे हैं आपके घर में होंगे, आप उनसे बोल देते हैं कि भाई सारी मेहनत मुझसे करवाना चाह रहे हो क्या, तुम खुद कुछ नहीं करोगे, तुम्हें खुद को करना पड़ेगा, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं दे पाऊंगा। तो आप जो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ नहीं दे पाऊंगा, तो आप एक्चुअल में ये वाली लाइन बोल रहे हैं कि आई विल नॉट गिव यू कट एंड ड्राइड, यानी कि मैं तुम्हें सब कुछ नहीं दूंगा, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। क्लियर है? इस बात की गांठ बांध लो, मेक इट अ पॉइंट। ये तो सिंपल सा है। चलिए, ये तो आप पढ़ भी चुके हैं, भी आगे और भी आएंगे। नाउ वील कम बैक टू द एक्शंस। अब एक्शंस के ऊपर आ जाते हैं। तो एक्शंस बहुत सिंपल से हैं और अच्छे हैं। तो आज कितने एक्शन मिलने वाले हैं आपको? 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, कोई ज्यादा नहीं है, मैंने 5 के लिए बोला था। तो पहला है डू द डोमेस्टिक चर्स। अब इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, और इसको बोलते हैं चर्स। ओके, तो पहला एक्शन हो गया डू द डोमेस्टिक चर्स, मतलब घरेलू कामकाज करना। क्या होगा? घरेलू कामकाज करना। डू द डोमेस्टिक चर्स। बोल करके देखिएगा, डोमेस्टिक चर्स। तो डू द डोमेस्टिक चर्स, घरेलू कामकाज करना। अब आपने ये वाला वर्ड तो शायद पहले सुना भी होगा, चर्स। ओके, ये आप पहली बार सुन रहे हैं, डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक चर्स, चर्स होते हैं कामकाज, और डोमेस्टिक मतलब घरेलू हो गया। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि क्या आप घरेलू कामकाज करेंगे? विल यू डू द डोमेस्टिक चर्स? क्या बनेगा? बोलिए, विल यू डू द डोमेस्टिक
अब आपको आंसर देना है कि यस मैं घरेलू कामकाज करूंगा। बोलिएगा। तो आपने बोला होगा आई विल डू द डोमेस्टिक चर्स, मैं घरेलू कामकाज करूंगा। अगर बोला है तो अच्छी बात है, नहीं बोला है तो गलत बात है। बोलना है आपको, अगर सीखना है तो मेरे साथ बोलना पड़ेगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा। ओके, तो बोलते चलिएगा। तो आपने क्या बोला? आई विल डू द डोमेस्टिक चर्स। क्लियर है? सिंपल से एक्शन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज चाहे तो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, बातचीत करना। इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्स। क्या बोलते हैं? कन्वर्स। कन्वर्स होता है बातचीत करना। तो मैंने आपसे कहा कि विल यू कन्वर्स। चलिए आपसे तो मैंने क्वेश्चन कर लिया, थर्ड पर्सन से पूछते हैं कि क्या वो कन्वर्स करेगा, विल ही कन्वर्स। तो आपने क्या कहा कि वो शायद बातचीत करेगा। तो ही क्या बोलेंगे? ही मे। रिएक्शन आ जाएगा, he may converse। वो शायद बातचीत करेगा, he may converse। ओके, नेक्स्ट है get up at dawn। अब इस वर्ड को देखिएगा, ये बहुत अच्छा वर्ड है, दैट इज dawn। अब देखिए dawn क्या होता है। आपने पहले इससे पहले एक वर्ड पढ़ा था, वो था get up early। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये आपने बहुत जगह सुना है, बहुत कॉमन सा वर्ड है। तो आपने बोला गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह जल्दी उठना। अब सपोज करिए कि आप सुबह 6 बजे उठते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप सुबह 7 बजे उठते हैं तो भी यही बोलेंगे कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप सपोज करिए कि कोई बंदा है वो सुबह 5 बजे उठता है, तो वो क्या बोलेगा? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और बेचारे पंडित जी, जो बेचारे सुबह सुबह उठ जाते हैं भगवान की पूजा करने के लिए, सुबह 4 बजे उन्हें मंदिर खोलना पड़ता है। इसलिए क्या होता है कि नहा धो के मंदिर खोलेंगे, बिना नहाए तो खोलेंगे नहीं। तो इसलिए क्या होता है, बेचारों को 3 बजे उठना पड़ता है। ठीक है, अब पंडित जी बुरा मान गए। पंडित जी बोले कि भाई एक बात बताओ, 6 बजे उठ रहा है वो भी गेटअप अर्ली बोल रहा है, 7 बजे उठ रहा है वो भी गेटअप अर्ली बोल रहा है, तो मैं अकेला हूँ जो 3 बजे उठ रहा हूँ, मैं भी गेटअप अर्ली बोलूं? तो भाई मैं क्यों बोलूंगा गेटअप अर्ली? एक बात बताइए, 6 बजे वाला गेटअप अर्ली बोल रहा है, 7 बजे वाला बोल रहा है, मैं तो बहुत जल्दी उठ जाता हूँ सुबह। सूरज की पहली किरण निकलने से पहले उठ जाता हूँ मैं। सूरज नहीं निकल पाता है, मैं उससे पहले उठ जाता हूँ। तो इसलिए मेरे लिए कोई अलग वर्ड होना चाहिए, तो उसके लिए है डॉन। क्या बोलते हैं? डॉन। ये वही है। डॉन का इंतजार तो गाय मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो कि डॉन को पकड़ना नामुमकिन है। तो गेटअप एट डॉन, तो यहाँ गेटअप अर्ली की जगह क्या बोल देंगे? गेटअप एट डॉन, यानी कि सुबह सूरज की पहली किरण से पहले उठना। जो सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है उसको नहीं बोलते हैं गेटअप एट डॉन, DAWN। गेटअप एट डॉन, सूरज की पहली किरण से पहले उठ जाना। ओके, सूरज निकलने से पहले उठ जाना, बहुत पहले उठ जाना, दैट इज कॉल्ड गेटअप एट डॉन। समझ में आ गया आपको? तो सिंपल सा है, जब भी भूल जाए तो पंडित जी वाला एग्जांपल याद करना है कि पंडित जी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो उनके लिए कोई स्पेशल वर्ड लगना चाहिए, तो क्या होगा? गेटअप एट डॉन। चलिए, तो मैंने कहा आपसे कि क्या आप सुबह बहुत जल्दी उठेंगे? विल यू गेट अप एट डॉन? तो आपने कहा भाई मैं तो शायद ही उठूंगा, मेरी हिम्मत नहीं है। तो आपने बोला मैं शायद ही उठूंगा, तो क्या बोलेंगे? आई विल गेट अप एट डॉन। बोलिएगा, आई विल गेट अप एट डॉन, मैं तो शायद ही उठूंगा। नेक्स्ट है स्टडी इन वी आवर्स। अब वी आवर्स क्या होते हैं? किसी भी काम को करने का सही टाइम। ओके, किसी भी काम को करने का सही टाइम, दैट इज कॉल्ड अ वी आवर्स। जैसे कि सपोज करिए खाना खाने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। भाई मान लीजिए आपको दोपहर में, चलिए खाना खाते हैं, कोई बात नहीं, दोपहर में लंच करते हैं, लेकिन डिनर पता चला आप रात को 1 बजे खा रहे हो, तो वो खाने का समय है क्या? नो, तो वो खाने का समय तो नहीं है ना, तो उस टाइम पे नहीं खाना चाहिए। तो एक्चुअल में खाने की वी आवर्स क्या है? शाम को एक पर्टिकुलर टाइम है कि भाई
8 बजे तक खा लो, वो एक सही समय है। तो दैट इज कॉल्ड अ वी आवर्स। ऐसे ही पढ़ने का टाइम होता है कि भाई कभी भी पढ़ने बैठ जाओ, जब मन आ जाएगा तब पढ़ने बैठ गए। पढ़ने का सही समय क्या है? सुबह बहुत जल्दी, यानी कि एट डॉन, सुबह बहुत जल्दी पढ़ना। सुबह आप 4 बजे पढ़ने बैठ गए, 6 बजे तक 7 बजे तक आप पढ़ रहे हैं, तो वो सबसे बढ़िया समय होता है। आपके घर वाले भी आपसे बोलते हैं, या काफी सारे लोगों से आपने सुना होगा कि सुबह की पढ़ाई हमें जल्दी याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि सुबह का टाइम होता है एक्चुअल में पढ़ने का, तो वो पढ़ने का सही समय है। तो उसको क्या बोलते हैं? वी आवर्स। किसी भी काम कर किसी भी काम को करने का सही समय इज कॉल्ड वी आवर्स। ओके, तो स्टडी माने पढ़ना इन वी आवर्स। तो मैंने आपसे पूछा कि क्या आप सुबह पढ़ने के सही समय पर पढ़ाई करते हैं या करेंगे, सॉरी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा कि क्या आप पढ़ने के सही समय पर पढ़ाई करेंगे? विल यू स्टडी इन वी आवर्स? तो आपने कहा कि हाँ मैं करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, आई विल स्टडी इन वी आवर्स। और नहीं करूंगा तो क्या बोलेंगे? आई विल नॉट स्टडी इन वी आवर्स। ओके, अब मैंने कहा कि वो शायद करेगा, पढ़ने के सही समय पर पढ़ाई वो शायद करेगा, तो अब आपको बोलना है he might study in we hours। ओके, अगर यही बोला है आपने तो बिल्कुल करेक्ट। सो द नेक्स्ट वन इज fetch the milk। fetch the milk यानी कि कोई भी चीज जाकर लेकर आना इज कॉल्ड fetch। ये वर्ड क्या है? इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? fetch। देख लीजिएगा, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं थोड़ा सा। FETCH, फैच। आप समझिएगा, फैच मतलब कैसे हम लोग बोलते हैं इसको। सपोज करिए आपके घर में कोई नौकर है और आपने उस नौकर से बोला कि भाई जाओ और जाकर के दूध लेकर के आओ। नौकर गया और अब आपको भाई आपने हिंदी में बोल दिया तो ठीक है, लेकिन आपने क्या किया? आपने इंग्लिश में बोला जाओ जाकर के दूध लेकर आओ। तो आपने इंग्लिश में क्या बोला? गो। अब आपको तो पता नहीं है, जाकर लेकर आओ इसकी क्या होती है, तो या तो ब्रिंग बोलेंगे, तो ब्रिंग तो मतलब वो बाजार से ले आएगा, लेकिन आपने बोला जाओ और जाकर दूध लेकर आओ, तो आपने बोला गो एंड टेक वाटर। सो टेक वाटर या मिल्क वट एवर, अगर वाटर की बात करें तो वाटर, तो गो एंड टेक मिल्क। आपने पानी के लिए बोला तो गो एंड टेक वाटर। अब नौकर वही पढ़ा लिखा था, ठीक है, उसको भी इंग्लिश आती थी, तो नौकर गया पानी पी करके आ गया। तो आपने कहा पानी नहीं लेकर आए, नौकर ने बोला आपने तो बोला था गो एंड टेक वाटर, तो मैं गया और पानी पी के आ गया। भाई उसने भी गलत नहीं किया। तो वहां पे हम लोग ये नहीं बोलेंगे गो एंड टेक वाटर, जाओ और जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। आप क्या बोलेंगे? गो एंड फैच द वाटर, जाओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ। जैसे आपने कहा जाओ बाजार और बाजार से सब्जी लेकर आओ, गो एंड फैच द वेजिटेबल। जाओ और जाकर के दूध लेकर आओ, तो गो एंड फैच द मिल्क। जाओ और जाकर के दूध लेकर आओ, गो एंड फैच द मिल्क। तो हम लोग फैच का यूज करेंगे। तो फैच होता है कोई भी चीज जाकर लेकर आना। ओके, तो मैंने कहा कि क्या आप दूध लेकर आएंगे, तो विल यू फैच द मिल्क? आपने कहा यस बिल्कुल लेकर के आऊंगा, आई विल फैच द मिल्क। क्या बोलेंगे? आई विल फैच द मिल्क। ओके, अगर नहीं लेकर के आऊंगा तो क्या बोलेंगे? आई विल नॉट फैच द मिल्क, वो शायद लेकर आएगा, तो he may fetch the milk। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है सी द डॉक्टर। अब सी द डॉक्टर क्या होता है समझिएगा। सी द डॉक्टर होता है डॉक्टर को चेकअप कराना। ऐसा नहीं है कि सी माने देखना होता है, पता चला मैंने कहा कि रुक जाओ डॉक्टर को देख के आता हूँ कितना बड़ा डॉक्टर है तो हम चल दिए, ठीक है, वो वाला नहीं है। सी सी माने होता है डॉक्टर को चेकअप कराना। तो हम लोग चेकअप को भी सी बोलते हैं कि मैं डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ, मैं डॉक्टर को चेकअप कराने जा रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर। मैं कल डॉक्टर को चेकअप कराऊंगा, तो क्या बोलेंगे? फ्यूचर आ गया तो विल का यूज होगा, आई विल सी द डॉक्टर। बोलिएगा, आई विल सी द डॉक्टर। मैं डॉक्टर को शायद चेकअप कराऊंगा, तो आई मे सी द
डॉक्टर। क्या बोलेंगे? आई मे सी द डॉक्टर। वो डॉक्टर को शायद ही दिखाएगा, शायद ही चेकअप कराएगा, तो ही माइट सी द डॉक्टर। तो सी द डॉक्टर होता है डॉक्टर को चेकअप कराना या डॉक्टर को दिखाना, दैट इज कॉल्ड अ सी द डॉक्टर। तो आई होप कि आपको सारे अक्षर समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी है और मैंने आपको विद एग्जांपल समझाए हैं, उन एग्जांपल्स को ध्यान रखिएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, कहीं अकेले में बैठ करके ये सारे के सारे एग्जांपल्स को एक बार सोचना है। पंडित जी वाला सोचना है, उसके बाद नौकर वाला सोचना है, डॉक्टर वाला सोचना है। तो ये सारे के सारे जब आप सोचेंगे तो आपको अपने आप ये वर्ड्स एक बार रिकॉल हो जाएंगे और याद हो जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करने हैं क्योंकि सिंपल से टॉपिक है। मैं केवल रेफरेंस के लिए आपको बताता चलूंगा। विल यू टेक टी? आंसर आप खुद लिख लेंगे। विल ही गेट अप एट डॉन? क्या वो सुबह बहुत जल्दी उठेगा? विल शी फैच द मिल्क टुमारो? जब भी हम लोग टुमारो क्या होता है? कल। क्या है ये? कल। और अगर हम लोग बात करेंगे परसों की तो परसों क्या होगा? डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो। ओके। और जो परसों बीत गया है ये कौन सा है? आने वाला। और जो परसों बीत गया है तो मैंने आपको बताया था उसके लिए क्या यूज करते हैं? डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे। तो जो आने वाला परसों है उसको बोलेंगे डे आफ्टर टुमारो, और जो परसों बीत गया है उसको बोलेंगे डे बिफोर यस्टरडे। सिंपल है। तो नेक्स्ट है आई विल सी द डॉक्टर। मैं डॉक्टर को चेकअप कराऊंगा। तो इसका आपको क्वेश्चन बनाना है। क्या आप कल मेरे घर आएंगे? विल यू कम टू माय होम टुमारो? कल की बात हो रही है तो ध्यान देना है, कल आ रहा है। क्या तुम इंग्लिश सीखोगे? इनको नोट डाउन करते चलिए, आपको सॉल्व करने हैं। ओके, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन आप सॉल्व करके इसको हमें भेजिए ताकि हम चेक कर पाए कि आपने सही किए हैं कि नहीं किए हैं, ताकि हमें पता चले कि टॉपिक आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तभी हम समझ पाएंगे कि आपको अगर टॉपिक क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो हम आपको दोबारा से समझाएंगे। लेकिन आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है तो एटलीस्ट हमें पता चल जाएगा और हम आपको समझा पाएंगे। तो क्या है? क्या तुम इंग्लिश सीखोगे? इसको भी लिखिएगा। मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा, ये आंसर दे दिया सिंपल सा। मैं उससे अब कभी भी बात नहीं करूंगा। कभी भी मतलब ये वाला जो वर्ड है तो उसको क्या बोलते हैं? नेवर। ओके, आई विल नेवर टॉक टू हिम। क्या वो आटा गूंथेगी? आटा गूंथना आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने, ध्यान होगा आपको। क्या था वर्ड? ध्यान करिए, मैं लिख रहा हूं तब तक। नीड द डो। डो माने होता है गीला आटा, नीड मीन्स होता है गूंथना। तो क्या वो आटा गूंथेगी? सिंपल है, बनाइएगा। क्या वो सो रहा है? ये डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? काम चल रहा है सोने का, तो आईएनजी लगेगा एक्शन में, वो बनाना है आपको। क्या तुम रोज पढ़ते हो? डेली, प्रतिदिन। क्या तुम प्रतिदिन पढ़ते हो? पढ़ते हो प्रेजेंट में कंफर्मेशन ले रहा है तो डू का यूज होगा। सिंपल सा। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं क्योंकि टॉपिक ही सिंपल है। तो अगर आपने इसको सॉल्व किया तो 100% आपको टॉपिक क्लियर है। अगर आपने सही किया तो इसका मतलब है कि आपको टॉपिक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट डाउन कर लिया होगा आपने, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा आई थिंक। चलिए, सो आई होप कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैंने आपको बताया एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए। फिर भी नहीं समझ में आता है, वैसे तो मैंने अच्छे से समझाया है, फिर भी अगर समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ऐप में नंबर दिए हुए हैं, आप उन नंबर्स में आप उन्हें डायल करिए, हमें कांटेक्ट करिए, हमसे टॉपिक को क्लियर करवाइए। हम पूरी हेल्प करेंगे आपकी। हम कैसे भी चाहते हैं कि आपको इंग्लिश सिखा पाए।
आप थोड़ी सी मेहनत करिए, हम भी करेंगे और इंग्लिश आपको हम 100% सिखाएंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप समझ में आ गई होगी आपको। सो वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय एंड सी यू।